प्यारे बच्चों नमस्कार। M2 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज M2 के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका कि नाम है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वेक्टर कैलकुलस में, करेक्ट। एंड आज हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, ओके, क्यों हम लोग उसे पढ़ते हैं, क्या जरूरी है और कैसे उससे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, तो आइए जरा सबसे पहले तो हम लोग स्टोक्स थ्योरम देखते हैं। If f is any differentiable vector point function and S is a surface bounded by a curve C, then line integration of f along the curve C is equals to the surface integration of curl of f dot n cap ds, where n cap is unit normal vector at any point on S is drawn in the sense in which a right-handed screw would move when rotated in the sense of description of C। नाउ स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि व्हाट द स्टोक्स थ्योरम सेज। थ्योरम ये है कि अगर f एक डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, राइट, एंड s इज एनी सरफेस, s इज अ सरफेस बाउंडेड बाय द कर्व c, देन मतलब कि अगर xy प्लेन में एक सरफेस है, ये सपोज दैट दिस इज द सरफेस और ये है कर्व C, राइट, दिस इज द कर्व C एंड दिस इज द R कह लें या फिर इसे S कह लें। तो थ्योरम ये कहता है कि यदि इस F का इस कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन किया जाए तो ये लाइन इंटीग्रेशन इक्वल होगा कर्ल ऑफ F के सरफेस इंटीग्रल के। नाउ कर्ल ऑफ F हम लोग निकालना जानते हैं, राइट। नाउ ये जो S है ये पूरा सरफेस है जिसके ऊपर की हमें इंटीग्रेट करना है, एंड ये जो सरफेस है ये सरफेस पर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, यानी कि अगर ये जो सरफेस है इस पे जो कर्व है अगर इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है
तो डेफिनेटली जो राइट हैंडेड स्क्रू लॉ होता है कि अगर हम किसी स्क्रू को इस तरफ घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, तो जो एन कैप होगा उसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा और वो जो एन कैप होगा इस सरफेस पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा। और परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग ग्रेड फाई का इस्तेमाल करते हैं। खैर ये तो मैंने स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए बताया, बिकॉज ये जो सरफेस है ये तो XY प्लेन पे बनी हुई है, बट अगर क्या कहते हैं कोई 3D में सरफेस हुआ तो उस सरफेस की कुछ ना कुछ एक बाउंड्री जरूर होगी। जैसे कि एक तरबूज को उल्टा लटका दिया जाए, खोखले तरबूज को आधा करके, तो उसकी सरफेस होगी ऐसे स्फेरिकल शेप में और आधा कटा हुआ है, इसलिए उसकी एक बाउंड्री भी होगी जो कि एक सर्कल की तरह होगी। तो वो जो सर्कल है वो C है जिसके ऊपर की लाइन इंटीग्रेशन करना है, और जो पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस है वो है S। करेक्ट। तो जब हम सरफेस के लिए n कैप की वैल्यू निकालेंगे तो n कैप का डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता था और नीचे भी हो सकता था, लेकिन n कैप का डायरेक्शन डिसाइड होगा कि वो जो सर्कल है उस सरफेस का उसका डायरेक्शन कैसा है। अगर उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो जिस जगह पर खड़े होकर हम उस सरफेस को देख रहे होंगे, तो अगर वहां से हमें कर्व का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा तो जो कर्व जो एन कैप है वो ऊपर की ओर आएगा, और अगर उस कर्व का जो डायरेक्शन है वो हमें क्लॉकवाइज मिला तो जो एन कैप है वो पीछे की ओर जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो वो पीछे की ओर जाएगा। करेक्ट। बिकॉज जब हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं ना बच्चों, तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, पता है क्या होती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वहां पर कि एन कैप का जो डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड हो, बिकॉज यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की प्रॉब्लम, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन होने वाली कोई बात है नहीं है, बिकॉज अगर सरफेस आपको दिख रही है, पहचान रहे हैं, देख पा रहे हैं, और उसकी जो लेयर है, बाउंड्री है, वो बाउंड्री जो होती है वो C का काम करती है, तो अगर उस C का डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं तो इजिली एन कैप भी देख पाएंगे, क्योंकि जो भी C का डायरेक्शन होगा उसी के हिसाब से आप स्क्रू को घुमाइएगा। तो अगर स्क्रू ऊपर निकले तो ऊपर होगा एन कैप, अगर अंदर जाए तो अंदर साइड होगा एन कैप का डायरेक्शन। करेक्ट। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स स्टोक्स थ्योरम और उसका डिस्क्रिप्शन के हमें उसमें करना क्या होता है। वास्तव में ये जो स्टोक्स थ्योरम होता है ये रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल। करेक्ट। This is the relation between line and surface integrals। तो ये जो स्टोक्स थ्योरम है ये लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में और सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। और ध्यान रखिएगा इसी का ही एक छोटा भाई है ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम में क्या होता है, उसमें भी एक लाइन इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है वो एक प्लेन पर हो, और ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है ये कहीं पर भी हो सकता है, मे बी इट इज इन 3D आल्सो। करेक्ट। तो आइए जरा इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर f is equals to x square plus y square I cap minus 2xy taken around rectangle, the rectangle lines bounded by the lines equals to plus minus a, y is equals to b, right? This is our question। हमें करना यह है कि हमें स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है इस फंक्शन f के लिए, और इस फंक्शन f के लिए जो सरफेस और कर्व है वो एक्चुअल में एक रेक्टेंगल से बाउंडेड है। करेक्ट। और एक रेक्टेंगल है एक्चुअल में,
और वो जो रेक्टेंगल है वो इन लाइन से बना हुआ है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू b। आप देख रहे होंगे कि ये तीनों जो चारों जो लाइंस हैं ये xy प्लेन पर है। इट मींस दैट कि हमें ये जो थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम, वो xy प्लेन पे वेरीफाई करनी है। तो आइए जरा देखें कि कैसे xy प्लेन पर ये वेरीफाई होगी। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग ये फिगर बनाते हैं, xy प्लेन बनाए हम लोग सबसे पहले। सपोज दिस इज द xy प्लेन एंड सपोज दैट दिस इज y axis, this is x axis and this is the x dash negative and this is y dash। सपोज दैट स्टूडेंट्स के ये जो लाइन है, ये लाइन है x is equals to minus एंड ये जो लाइन है this is x is equals to plus a, right? And this is the line y is equals to b and this is y is equals to 0, करेक्ट? तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे a0, सपोज दिस इज a। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे ab। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे c, इट्स अ माइनस a b। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे माइनस a 0, करेक्ट? एंड दिस इज द ओरिजिन। तो दिस इज आवर रेक्टेंगल और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रेक्टेंगल, करेक्ट? आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्शन में अपनी मर्जी से एंटी क्लॉकवाइज क्यों ले लेता हूं? बिकॉज नॉर्मली जो कर्व होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है इट इज ऑलवेज टेकन एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने दैट्स व्हाई एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। और अगर आप ये पूछेंगे मुझसे कि हम एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों लेते हैं, तो फिलहाल इसका जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज मैं इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन आपको नहीं बताने में सक्षम हूं अभी। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट करता हूं, लेकिन फिलहाल अगर इस जवाब आपको इसका जवाब मिल जाए तो आप जरूर मुझे भी बताएं, ठीक है? यस, आइए जरा इस क्वेश्चन को देखें। ये जो चार साइड्स हैं इस रेक्टेंगल की, एक्चुअल में ये हमारा C है, राइट? और ये जो सरफेस दिख रहा है इस रेक्टेंगल का, दिस इज आवर S। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे here C is consist four sides C1, C2, C3, C4 and S is the surface bounded by curve C, right? Now, so students, let us suppose this is the C1, this is the C2, this is the C3 and this is the C4। हमने अपनी मर्जी से मान लिया। Let AB is what? C2, BC is C3, CD is C4 and DA is C1, correct? Now by Stokes theorem हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हम लोगों को ये दिखाना है by Stokes theorem line integration along C f dot dr is equals to surface integration f curl of f dot n cap ds, right? ये हमें वेरीफाई करना है, मतलब दोनों इंटीग्रल्स को बारी बारी से हमें इवैल्यूएट करना है। ये स्टोक्स थ्योरम बड़ी काम की चीज है, पता है क्यों? बिकॉज इस स्टोक्स थ्योरम में लाइन इंटीग्रेशन भी हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन भी सॉल्व करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में हमारा लाइन इंटीग्रेशन भी कंप्लीट होता है और सरफेस इंटीग्रेशन भी कंप्लीट होता है। तो स्टोक्स थ्योरम प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। अब आइए हम लोग पहले इसे सॉल्व करते हैं एंड देन इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना?
since integration along C f dot dr is equals to integration along C1 f dot dr plus integration along C2 f dot dr plus integration along C3 f dot dr plus integration along C4 f dot dr, right? This is 2. अब C1 C2 C3 C4 ये लाइन्स हैं अपने आप में स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल्स की, और इन लाइंस पर x और y का कुछ डिफरेंट नेचर है। बिकॉज ये नेचर हम लोगों को समझना जरूरी है, बिकॉज ये नेचर ही हमें हर एक लाइन इंटीग्रल को x या y में कन्वर्ट करने में सक्षम बनाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम लाइन इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को हमें x या फिर y में कन्वर्ट करना होता है, बिकॉज लाइन इंटीग्रेशन में किसी एक ही वेरिएबल की लिमिट्स दी जा सकती हैं, करेक्ट? तो अब जरा हम बारी बारी से C1, C2, C3 और C4 पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। आइए देखें। नाउ पहले हम लोग f डॉट dr निकाल लें। व्हाट इज f डॉट dr? f डॉट dr मींस x स्क्वायर y स्क्वायर I कैप माइनस 2xy j कैप, राइट? ये ब्रैकेट डॉट dr की वैल्यू है dxi dyj, राइट? इसमें केवल j तक ही है, इसलिए इसको यहीं तक रखना रहता है। एंड दैट इज व्हाट, that is equals to x square y square dx minus 2xy dy, right? तो ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स? दिस इज f डॉट dr, दिस इज f डॉट dr, राइट स्टूडेंट्स? नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग बारी बारी से C1, C2, C3 और C4 के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। At on कर्व तो ना बोलें इसको, on line C1, तो C1 के ऊपर क्या स्थिति है स्टूडेंट? C1 पर y is equals to 0 है। This implies that dy is equals to 0 and x varies from x is equals to minus a to x is equals to plus a, करेक्ट? ये क्या है? ये C1 पर x और y का नेचर है। नंबर 2, on the line C2, ठीक, यहां पर मैं ऑन द कर देता हूं, मैं ऑन द लाइन C1, ऑन द लाइन C2, राइट? तो C2 पर क्या है स्टूडेंट्स? C2 पर x इज इक्वल्स टू a है, राइट? तो x इज इक्वल्स टू a का मतलब है dx इज इक्वल्स टू 0 एंड y varies from y is equals to 0 to y is equals to b. On the line C3, y is equals to b implies that dy is equals to 0 and x varies from x is equals to a to x is equals to minus a. On the line C4, x is equals to minus a. This implies that dx is equals to 0 and y varies from y is equals to b to y is equals to 0.
करेक्ट स्टूडेंट्स? तो ये हम लोगों ने जो कर्व C1 C2 C3 थे, बेसिकली लाइंस थी जो कि रेक्टेंगल की चारों साइड्स थी, उन चारों साइड्स पर हम लोगों ने x y का नेचर देखा और हमारे पास ये रिजल्ट्स आए। अब हम इन्हीं रिजल्ट्स को इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस लाइन इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन c f डॉट dr इज इक्वल्स टू c1 पे जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, c1 पर y की वैल्यू 0 है और dy भी 0 है। तो अगर c1 पर y 0 है, dy 0 है, तो जो f डॉट dr है उसकी जो वैल्यू है y 0 और dy 0, तो ये पूरा का पूरा 0, ये भी 0, तो केवल x स्क्वायर dx रह जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx और इस c1 पर जो x का वेरिएशन था वो माइनस a से प्लस a था। सेकेंड स्टूडेंट्स, सेकेंड जो C2 था, C2 पर x की वैल्यू a थी और dx 0 था, तो dx के 0 होने से ये पूरा 0 और x की वैल्यू a हम लोग यहां रख देंगे, तो इट इज माइनस 2ay dy और y का जो वेरिएशन है यहाँ पर वो है 0 to b, तो ये हो गया 0 to b। ये देखिए यहाँ पर C1 पर माइनस a से प्लस है, C2 पर 0 से b, ये y की वैल्यू 0 से b तक। यहाँ पर C3 पर स्टूडेंट्स जो y है, y की वैल्यू है b, ये देखो पूरे पे y की वैल्यू है b, तो dy 0, तो dy 0 होने से ये 0 और y की वैल्यू b थी, दैट्स व्हाई दिस इज x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इट इज x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx और x का जो वेरिएशन था यहाँ पर वो था a से माइनस a, करेक्ट स्टूडेंट्स, a से माइनस a प्लस C4 पर जो x था उसकी वैल्यू थी a माइनस a, तो x की वैल्यू माइनस a और dx 0, तो dx के 0 होने से ये 0 और x की वैल्यू माइनस a है, तो इट इज प्लस 2ay प्लस 2ay dy और y की जो वेरिएशन है वो y का वेरिएशन है b to 0। तो आइए अब जरा इसे सॉल्व करें तो लाइन इंटीग्रेशन इवैल्यूएट हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x क्यूब by 3 limit minus a to plus a plus not plus minus 2a y square upon 2 limit 0 to b plus x cube by 3 plus b square x limit 0 not 0 a to minus a, right, and plus this is 2a y square upon 2 limit b to 0, ठीक। Now students यहाँ ध्यान से देखिएगा, it's 1/3, जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट्स a क्यूब माइनस, और जब यहाँ माइनस का रखेंगे तो इट्स प्लस a क्यूब, माइनस 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट्स, इट्स a b स्क्वायर प्लस यहाँ पर फिर वही माइनस a से प्लस a, तो इट्स 1/3 माइनस a क्यूब माइनस a क्यूब, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस b स्क्वायर, तो इट्स व्हाट स्टूडेंट्स, इट्स माइनस a and minus a again and plus 2 से 2 कैंसिल, a 0 माइनस b स्क्वायर, करेक्ट। तो आपको अब जरा देखिए क्या क्या दिख रहा है, this become what, this is a cube 2a cube by 3 minus ab square and this is minus 2a cube by 3, ठीक, and this is minus 2ab square and this is minus ab square। तो स्टूडेंट्स ये और ये कैंसिल, ये माइनस ab, ये माइनस ab, ये भी माइनस 2ab, तो इट्स माइनस
4ab²। तो इस लाइन इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आई है -4ab²। दिस इज 3 स्टूडेंट्स। ठीक, तो लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू -4ab²। अब हमें करना ये है स्टूडेंट्स कि अब हमें सरफेस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है, और सरफेस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने से पहले हमें कर्ल ऑफ f की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और n क्या। तो आइए जरा इसे निकालें। नाउ कर्ल ऑफ f, दिस इज इक्वल्स टू I j k del by del x del by del y del by del z। f में जो फर्स्ट i के साथ था इट्स x² प्लस y², y के साथ था -2xy और z तो था ही नहीं यानी 0। अब इसे जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो कर्ल ऑफ f की वैल्यू आएगी I 0 0 -j 0 0 एंड प्लस k, यस x के रिस्पेक्ट में तो इट्स -2y, और ये y के रिस्पेक्ट में तो इट्स आल्सो -2y। करेक्ट, तो हमारे पास कर्ल ऑफ f की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स -4y k कैप। करेक्ट, -4y k कैप। नाउ कर्ल ऑफ f आ गया, n कैप निकालना है और ds निकालना है। तो आइए जरा दोनों की वैल्यू निकाल लें। Since S is a rectangle in xy plane, so ds is equals to dx dy and n cap is equals to positive k cap, because जो डायरेक्शन ऑफ कर्व है वो उस तरह से है स्टूडेंट्स, दैट डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में यदि राइट हैंडेड स्क्रू लॉ को हम देखें तो अगर इसी कर्व के डायरेक्शन में हम यहाँ पे स्क्रू को घुमाएं तो वो बाहर की ओर निकलेगा, और जब ये बाहर की ओर निकलेगा तो जो डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन इज द व्हाट इज द पॉजिटिव z एक्सिस, और पॉजिटिव z एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो होता है n कैप। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो ये k कैप, तो n कैप इज इक्वल्स टू k कैप, ds इज इक्वल्स टू dx dy and limits are, तो लिमिट्स ध्यान से देखिए आपको दिख ही रही होंगी। x इज इक्वल्स टू -a to x is equals to plus a and y is equals to 0 to y is equals to b। करेक्ट, ये x की लिमिट x एक्सिस पे और y एक्सिस के लिए ये हमने स्ट्रिप बना दिया स्टूडेंट। y और इस स्ट्रिप पर y की वैल्यू शुरू होती है 0 से और खत्म होती है y is equals to b तक। तो y की लिमिट 0 to b और x की लिमिट 0 -a to +a। Therefore that surface integration S curl of f dot n cap ds is converted into x is equals to -a to +a, y is equals to 0 to b, कर्ल ऑफ f की वैल्यू आई थी -4y k कैप और n कैप की जो वैल्यू थी वो थी k कैप, तो इट्स k कैप dx dy, तो इट बिकम प्लस k डॉट k इज 1 एंड -4 को हम लोग बाहर कर देते हैं और y को इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स व्हाट, इट्स -4 राइट, इंटीग्रेशन -a to +a, y को इंटीग्रेट करेंगे तो इट बिकम y² upon 2 लिमिट 0 to b
dx, राइट। और यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो इट बिकम -2 लिमिट -a to +a, और b इज व्हाट, सॉरी मैं यहाँ पे कुछ भूल गया हूँ, y, सॉरी नहीं कुछ नहीं भूले हैं, y का y² 2 हुआ था, इट्स b² स्टूडेंट्स, एंड यहाँ से b² और ये dx, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें मिला -2b², और जब हम x का इन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इट इज x -a2 +a, तो इट बिकम व्हाट, a माइनस माइनस a यानी कि +a, तो इट्स अ -2ab², सॉरी 2b² इनटू में 2a, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हमें बेसिकली मिलेगा तो कुछ ऐसा, कैसा, इट्स अ 2b², इट्स अ a minus a, what is this, this is plus a 2a and it's a -4ab²। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू भी -4ab² आई, और जैसे ये -4ab² आई तो इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल हो गई है। इट मींस दैट कि ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो इस लाइन इंटीग्रेशन के इक्वल आ गया है, और जैसे ही ऐसा आ जाता है तो हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा अलग से, तो हम कह देते हैं स्टोक थ्योरम इज वेरीफाइड, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, स्टोक थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो कुछ चीजें ध्यान देने वाली थी वो आप लोग ध्यान दें। नंबर 1 कि आप कर्व और सरफेस इन दोनों के डिफरेंस को समझें, आप एन कैप निकालते समय ध्यान दें कि कैसे एन कैप निकालना है, लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय ध्यान दें, और सरफेस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते समय सरफेस कहां पर है, लिमिट्स कैसे निकलेंगी, एन कैप कैसे निकलेगा, इस बात का ध्यान दें, करेक्ट, और दिमाग खुला रख के क्वेश्चन करें। अब आइए जरा एक एग्जांपल और लेते हैं स्टोक थ्योरम का और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। स्टूडेंट्स स्टोक थ्योरम के लिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे, एंड द क्वेश्चन इज दैट verify Stokes theorem for the vector field f is equals to 2x minus y I cap minus yz square j cap minus y square z k cap over the upper half surface of x square y square plus z square is equals to 1 bounded by its projection on xy plane, करेक्ट। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में बहुत कुछ चीजें हैं स्टूडेंट समझने वाली। एक, f तो डायरेक्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये ढूंढना है कि c कहां है और s सरफेस कहां है, बिकॉज स्टोक थ्योरम के लिए c और s इन दोनों के विषय में जानकारी होना जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो जरा ध्यान दीजिएगा, s के लिए उसने कहा है कि जो s है वो इस, क्या है ये, स्फीयर, इस स्फीयर के अपर हाफ, मतलब इस स्फीयर का जो अपर हाफ है उसका सरफेस है, और ये जो सरफेस है ये बाउंडेड है इस स्फीयर के प्रोजेक्शन से जो कि xy प्लेन पे मिलता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो स्फीयर है ये तो चारों, मतलब ऊपर भी है और आधा नीचे भी है, क्योंकि इसका सेंटर 0 0 पर है, तो ये आधा ऊपर है आधा नीचे है, करेक्ट। तो हमें स्टूडेंट्स ये बताना है कि अगर सरफेस पे सरफेस इंटीग्रेशन किया जाए जो कि कर्व्ड सरफेस है, और अगर इसकी जो बाउंड्री है उसके ऊपर लाइन इंटीग्रेशन किया जाए तो दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। आइए जरा पहले इस फिगर को देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। सपोज दैट दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, सॉरी दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यस,
राइट, ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ है, देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। एंड यस स्टूडेंट्स, ये बहुत हद तक कुछ इस तरह से दिखाई देगा स्टूडेंट्स, राइट। ये तो ये एक्स वाई प्लेन है नीचे स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, ठीक। उस एक्स वाई प्लेन में ये जो नीचे दिख रहा है ये तो प्रोजेक्शन है, राइट। मतलब कि एक्स वाई प्लेन में अगर इसे देखेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो एक सर्कल की तरह मिलेगा हम लोगों को, कुछ इस तरह से, राइट। यस यस, ये सर्कल की तरह मिलेगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, राइट। दिस इज आवर सी, this is x and this is y. This point is 1 0 0, this point is -1 0 0, and this is 0 1 0, and this point is 0 -1 1, correct, sorry, it is also 0. And this is the what, this is our x square y square z square is equals to 1. ये जो ऊपर की कर्व्ड सरफेस आपको दिख रही है ना स्टूडेंट, पूरा एक तरबूज का ऊपरी हिस्सा, वो एक्चुअल में हमारा s है, राइट, दिस इज आवर s। और ये जो नीचे दिख रहा है, ये जो सरफेस दिख रही है, उसकी ये जो बाउंड्री है ये है हमारा c, करेक्ट, दिस इज आवर कर्व c। तो हम यहाँ पे पहले जो चीजें हमें दिख रही हैं वो लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, क्या solution here C is the circle in xy plane, okay, यानी कि z is equals to 0, xy plane में है ये C, right, and S is the surface of x square of sphere x square y square z square is equals to 1 in upper half मतलब xy plane के ऊपर वाला जो हिस्सा है, करेक्ट, तो वो हमारा s है। now line integration along C f dot dr, and that is equals to what students, this is equals to, ध्यान दीजिएगा, yes, this is equals to this is equals to what, C is okay, C तो ठीक है, what is f and what is dr, f is this, तो f dot dr means integration along C 2x minus y I cap minus y not I cap, हम dr कर देंगे तो it's a dx minus yz square dy and minus y square z dz, correct, and this is equals to integration along C 2x minus y dx 0 0, क्यों, because C is in xy plane and in xy plane z is equals to 0, this implies dz is equals to 0, तो z 0 dz भी 0, तो ये दोनों पार्ट 0, हमारे पास केवल इतना रहेगा। अब इसे इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स, हमें किसके अलोंग करना है, c के अलोंग करना है, और c क्या है, c एक सर्कल है, एक कर्व, करेक्ट। अब हम लोग इसे कैसे इंटीग्रेट करें, बिकॉज यहाँ पर तो लिमिट्स होनी चाहिए, और सर्कल पर हम किसकी लिमिट्स निकालें, कैसे लिमिट्स निकालें, तो हमारे पास क्या तरीका है स्टूडेंट्स उसके लिए। तो स्टूडेंट्स सब लोग कर ही सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। सर्कल का जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है उससे इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं थीटा में, तो हम थीटा की लिमिट्स ले पाएंगे।
क्योंकि सर्कल के लिए जो थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है 0 to 2 पाई। कितना होता है उसकी वैल्यू? यस, इट्स अ 0 to 2 पाई। तो हम यहां पर लेते हैं क्या, पुट x इज इक्वल्स टू, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 cos थीटा, y इज इक्वल्स टू 1 sin थीटा, करेक्ट, sin थीटा। तो dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस sin थीटा d थीटा, एंड लिमिट्स ऑफ थीटा एंड थीटा is equals to 0 to theta is equals to 2 pi for the curve C, that is circle, correct। now students, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 pi 2 cos theta minus sin theta into minus sin theta d theta, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो दिस इज व्हाट, दिस इज, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ में, तो वी गेट व्हाट, वी गेट 0 to 2 pi 2 cos theta into sin theta, and this is minus sin square theta d theta। 2 sin theta cos theta की जो वैल्यू होती है, it is 0 to 2 pi, it is sin 2 theta, और sin square theta की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1 minus cos 2 theta upon 2 d theta। ये ब्रैकेट यहाँ इस तरह से लगा देते हैं। अब आइए जरा इसे इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा और लिमिट्स लगा देते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 एंड माइनस 1/2 इंटीग्रेशन थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2 एंड लिमिट्स 0 to 2 pi, और यहाँ पर भी लिमिट्स स्टूडेंट्स 0 to 2 pi। अब आइए जरा देखें कि इसकी वैल्यू क्या आती है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज माइनस हाफ, इसको माइनस हाफ को बाहर रहने देते हैं ब्रैकेट। जैसे ही हम लोग थीटा की जगह 2 पाई लिखेंगे तो इट्स अ cos 4 पाई, और cos 4 पाई की वैल्यू होती है +1, और जैसे ही हम लोग 0 लिखेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस लोअर लिमिट ये -1, ये माइनस 1/2 अगेन माइनस 1/2। थीटा की जगह लिखेंगे 2 पाई स्टूडेंट्स, तो इट्स अ 2 पाई, ओके, एंड cos sin 4 पाई इज 0, और 0 पर तो स्टूडेंट दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो इट्स अ माइनस कंप्लीटली 0। तो हमें मिल गया स्टूडेंट लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू ये 0 माइनस, और ये 2 से 2 कैंसिल, इट्स अ माइनस पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रेशन इज माइनस पाई, ठीक। यस, हम एक बार और देख लें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। यस, एक मिस्टेक हो रही है, ये जो माइनस साइन था, माइनस साइन वाला, ये माइनस साइन के कारण ये प्लस और ये माइनस होना चाहिए, इट्स अ माइनस, इट्स अ प्लस, ठीक। तो जब इंटीग्रेशन होगा cos का इंटीग्रेशन, तो इट बिकम yes, it's with negative sign, it's a plus sign, it's a plus, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा ये प्लस, इस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जरूर हमें प्लस का मिलेगा। तो हमारे पास स्टूडेंट जो लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है वो आई है +पाई, एंड ध्यान दीजिएगा हमने कैसे किया है। सबसे पहले तो हमने C और S दोनों को अपने दिमाग में फिट किया कि दोनों की वैल्यू क्या है। तो हमने देखा कि C एक सर्कल है जो कि XY प्लेन में है, और XY प्लेन पे Z की वैल्यू 0 है, यानी C के लिए Z की वैल्यू 0 है, और जो S है वो सरफेस है स्फीयर का इन अपर हाफ में जो सरफेस होगा वो S है।
लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने निकालना शुरू किया, f डॉट dr निकाला, f हमारे पास में था, dr का मतलब हम जानते हैं, तो इसकी वैल्यू आई 2x माइनस वाई dx माइनस yz स्क्वायर dy माइनस y स्क्वायर z dz। नाउ क्योंकि हम जिस कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस कर्व के लिए z की वैल्यू 0 है, इसलिए हमने यहाँ z0 रखा, तो हमारे पास ये आया। नाउ अब हमें इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना अलोंग द कर्व c एंड c इज द सर्कल। तो हमने क्या किया, c के लिए सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज करी, और उन पैरामेट्रिक इक्वेशन को जब यूज हमने किया तो उस सर्कल के लिए थीटा का वेरिएशन 0 से 2 पाई हुआ, तो हमारा ये जो इंटीग्रल था अलोंग c ये कन्वर्ट हो गया 0 to 2 पाई 2 cos थीटा माइनस sin थीटा एंड dx की वैल्यू माइनस sin थीटा d थीटा। ठीक है, हमने इंटीग्रेट किया, सॉल्व करते गए और हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आई वो प्लस पाई आई। आपका एक सवाल हो सकता है यहाँ पर कि क्या जरूरी है कि हम इसे थीटा में ही कन्वर्ट करें स्टूडेंट्स? तो मेरा जवाब यहाँ पर ये है, बिकॉज सर्कल के लिए एक तरीका तो ये है कि हम लोग जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है सर्कल की वो ही सब्स्टिट्यूट करें और थीटा को 0 से पाई तक क्या कर दें, वेरी करवा लें, तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा काम हम ये कर सकते थे कि हम इस y की जगह पर जो सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, उस सर्कल की इक्वेशन की मदद से y को कन्वर्ट कर देते x में, और x की जब लिमिट की बारी आती सर्कल के लिए तो x की लिमिट्स को हम लोग ले लेते -1 टू +1, ठीक, और फिर इवैल्यूएट कर लेते हैं। हो सकता है कि हमारी वैल्यू इसी पाई के इक्वल आती, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज करके देखना पड़ेगा, तो आप ऐसे भी कोशिश कर सकते हैं, अलग से मैं भी ट्राई करूंगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट ऑफ द लाइन ऑफ द स्टोक्स थ्योरम यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन। तो आइए जरा आप सरफेस इंटीग्रेशन करें और देखें कि उसकी वैल्यू क्या आती है। कंसीडर phi is equals to x square plus y square z square minus 1 is equals to 0, and that is surface S, करेक्ट। मतलब जो सरफेस S था हमने उसे एक फंक्शन phi से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नाउ हमें सरफेस इंटीग्रेशन करने के लिए n कैप और ds की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं n कैप, ठीक, कि n कैप की वैल्यू क्या आती है। तो आइए जरा देखें व्हाट इज n कैप। That is surface S. Now grade phi is equals to what? It is del of phi, and that is equals to del phi by del x I cap j cap del by del y of phi plus k cap del phi by del z, and that is equals to what? That is equals to 2x I cap 2y j cap and 2z k cap। तो ये वैल्यू आई ग्रेड phi की। Since n cap is equals to grade phi upon grade phi modulus, and that is equals to what? That is equals to, students, 2x I cap plus 2y j cap plus 2z k cap and square root of what? Square root of 4x square 4y square and 4z square, and यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसे x I कैप y j कैप एंड z k कैप स्टूडेंट्स। तो ये हुई वैल्यू n कैप की स्टूडेंट्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या आगे बढ़े? लेट R be the projection of S on xy plane, then
ds is equals to dx dy upon modulus of n cap dot k cap, करेक्ट। एंड n cap की वैल्यू हमारे पास है बच्चों, क्या वैल्यू है हमारे पास n cap की? वी हैव n cap is dx dy अपॉन n cap की वैल्यू है xi प्लस yj प्लस zk, और जब उसमें k का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वी गेट ओनली z, राइट, वी गेट ओनली z। तो ds आ गया, n cap आ गया, अब जरूरत है केवल कर्ल ऑफ f की। तो आइए जरा कर्ल ऑफ f और निकालें। तो दिस इज I J K, correct? Del by del x, del by del y, and del by del z. And what is the value of f1, f2, f3? तो आप देखेंगे कि जो हमारा f था वो f क्या था, हमें f देखना पड़ेगा। तो f था 2x minus y minus yz square and minus y square z, minus y square z। तो इसका हम लोग कर्ल निकालें स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा I y के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, तो इट्स माइनस 2yz फिर माइनस z के रिस्पेक्ट में, तो इट्स प्लस 2yz, राइट। z के रिस्पेक्ट में 2z, ये माइनस है, एक माइनस है यहाँ आता है, प्लस हो जाएगा माइनस j कैप, x के रिस्पेक्ट में 0 माइनस z के रिस्पेक्ट में 0 प्लस k कैप, x के रिस्पेक्ट में 0 y के रिस्पेक्ट में -1, और ये एक माइनस पहले से ही आता है इसलिए ये इट बिकम +1। तो हमारे पास कर्ल ऑफ f की जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल्स टू प्लस k कैप, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 एंड दिस इज प्लस k कैप। Therefore, surface integration S curl of f dot n cap ds is equals to surface integration, this become r because r is the projection। curl of f की वैल्यू आई है k cap और n cap की वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स कितनी, xi yj and z k cap into ds की वैल्यू है dx dy अपॉन व्हाट, अपॉन व्हाट, इट्स z, ठीक। तो जब k डॉट ये होगा स्टूडेंट तो वी गेट z ओनली, z से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा फाइनली डबल इंटीग्रेशन ओवर r dx dy, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज दैट, ये है एक्चुअल में क्या, ये है दिस इज द सरफेस इंटीग्रेशन या डबल इंटीग्रेशन ओवर r, करेक्ट। तो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, ये अपने आप में एक स्पेशल टाइप की सरफेस या डबल इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स, जिसका मतलब होता है एरिया ऑफ r। And now what is r? r is circle in xy plane, because students जब इस आधे स्फीयर का जो ऊपर वाला सरफेस है उसका प्रोजेक्शन हम लेंगे तो xy प्लेन पे हमें सर्कल मिलेगा। सर्कल की बाउंड्री है स्टूडेंट, पूरा का पूरा एक सर्कल मिलेगा जो कि अपने आप में एक सरफेस होगी, करेक्ट। उस सरफेस पर हमें इंटीग्रेशन करना था, राइट। एंड नाउ जब हम डबल इंटीग्रेशन ओवर r dx dy पर आ जाते हैं तो इट रिप्रेजेंट एरिया ऑफ r एंड r इज द सर्कल, तो एरिया ऑफ r इज व्हाट, इट इज पाई r square, and what is the radius of this r, 1 square, because radius of r is 1, correct। तो this is equals to students pi, और जैसे ये पाई आ जाता है
तो वेरीफाई हो जाएगा स्टोक्स थ्योरम. हेंस वेरीफाई स्टोक्स theorem. That is integration C f dot dr is equals to surface integration curl of f dot n cap ds. That's all students. तो हम लोगों ने यहाँ पर वेरीफाई किए दो क्वेश्चंस स्टोक्स थ्योरम के लिए, और दोनों ही क्वेश्चंस अलग अलग थे. एक में जो हमारा सरफेस था वो xy प्लेन पे था, उसकी बाउंड्री भी xy प्लेन पे थी. जो दूसरा क्वेश्चन था उसकी जो सरफेस थी वो 3D में थी, लेकिन उसकी जो बाउंड्री थी वो एक सर्कल थी xy प्लेन में, और उस सरफेस का यानी कि जो हमारी S सरफेस थी उसका जो प्रोजेक्शन था xy प्लेन में वो एक सर्कुलर डिस्क थी, यानी कि एक सर्कल था पूरा का पूरा. ठीक, जिसके ऊपर की हमने बाद में मतलब जिसके ऊपर की हमें बाद में हमने इवैल्यूएट किया इंटीग्रेशन को और एरिया ऑफ द सर्कल निकाला. ठीक, तो इस तरह से हमने दो क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स स्टोक्स थ्योरम के लिए. आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे.